आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े अजीब विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। विरोधाभास कैसा? मतलब एक तरफ तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो करीब 650 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है। बिल्कुल, खजाना पूरी तरह से फुल है। एकदम फुल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो दुनिया भर की बड़ी पूंजी है वो भारत में कोई बहुत लंबा निवेश करने से पहले मतलब 10 बार सोच रही है। हाँ, ये जमीनी हकीकत है। तो ये ऐसा लगता है कि आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी विशाल जहाज का ईंधन टैंक एकदम लबालब भरा हो। 650 बिलियन डॉलर का ईंधन है। सही कहा। लेकिन जब उस जहाज को रेस में उतारा जाता है ना, तो उसकी रफ्तार वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। बिल्कुल, उम्मीद से बहुत कम। तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम सच्चिदानंद शुक्ला का जो हालिया लेख है, द इंडियन ब्लूप्रिंट, अ स्ट्रैटेजिक रोडमैप फॉर ग्लोबल कैपिटल, उसके पन्नों में गहराई से उतरेंगे। ये बहुत ही प्रासंगिक लेख है आज के समय में। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इस पूरी तरह से बंटी हुई दुनिया में वैश्विक पूंजी को भारत की ओर कैसे खींचा जाए, इस पर चर्चा करें। तो जो आपने बंटी हुई दुनिया कहा ना, वहीं से सबसे दिलचस्प बात शुरू होती है। आज का जो वैश्विक माहौल है वो पूरी तरह से खंडित हो चुका है। मतलब राजनीतिकरण हो गया है बहुत ज्यादा। एकदम, बहुत तेजी से राजनीतिकरण हुआ है अर्थशास्त्र का। अब वो दौर चला गया जब दुनिया की अर्थव्यवस्था एक शांत नदी की तरह बह रही थी। जब कोई भी आसानी से तैर लेता था। हाँ, जिसे हम न्यूट्रल टाइड या तटस्थ लहर कहते हैं, उसके सहारे आगे बढ़ने का समय अब खत्म हो गया है। आज सिर्फ ईंधन टैंक भरा होना काफी नहीं है। तो फिर चलिए हर एक पुर्जे को खोलकर समझते हैं। अगर हमारा टैंक भरा है तो क्या हम पुराने इंजन के साथ आगे बढ़ सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि अब इंजन के डिजाइन में ही एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। भारत एक ऐसे दौराहे पर है जहां कुछ बेहद कड़े फैसले लेने ही होंगे। आपका ये जो जहाज और इंजन वाला उदाहरण है ना, ये बहुत सटीक बैठता है इस ब्लूप्रिंट पर, क्योंकि भारत की जो वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए अब तेज और उच्च प्रभाव वाले क्रियान्वयन की जरूरत है। मतलब जिसे अंग्रेजी में स्विफ्ट हाई लेवल एग्जीक्यूशन कहते हैं। बिल्कुल वही। सिर्फ अच्छी नीतियां बना लेना काफी नहीं है। उन नीतियों को आप जमीन पर कितनी रफ्तार से उतारते हैं, उसी से तय होगा कि वैश्विक पूंजी हमारे पास आएगी या नहीं। तो फिर इस इंजन को बदलने की शुरुआत होती कहां से है? इस ब्लूप्रिंट में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, बिग बैंग बदलाव। हाँ हाँ, संरचनात्मक सुधारों की बात है। सही। और इसमें एक चीज का जिक्र है, FCNR बॉन्ड्स, यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बॉन्ड्स। लिख कहता है कि अब इन जैसे अस्थायी समाधानों से काम नहीं चलेगा। तो पहले तो ये बताइए कि ये करते क्या हैं और ये अस्थायी क्यों हैं? डॉलर की कमी होती है या हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव आता है, तो अक्सर इन FCRN बॉन्ड्स का सहारा लिया जाता है। एक तरह का इमरजेंसी बटन है ये। हाँ बिल्कुल, ये विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, हमारे NRI, उनको एक निमंत्रण दिया जाता है कि आप विदेशी मुद्रा में हमारे बैंकों में पैसा जमा करें और हम आपको उस पर बहुत ही आकर्षक ब्याज देंगे। अच्छा, तो पैसा तुरंत आ जाता है? डॉलर तुरंत आ जाते हैं, लेकिन ये एक क्विक फिक्स है। ये एक बैंडेड लगाने जैसा है। मतलब पक्का इलाज नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि निवेशक को जब तक वो मोटा ब्याज मिलेगा वो रुकेगा, फिर वो अपना पैसा निकाल लेगा। तो ब्लूप्रिंट का तर्क यही है कि हमें अब बैंडेड नहीं चाहिए, हमें पूरी व्यवस्था की सर्जरी चाहिए। और ये जो बिग बैंग बदलाव है वो यही सर्जरी है? हाँ एकदम। तो इस सर्जरी का जो पहला बड़ा चीरा है वो है टैक्स सिस्टम में बदलाव। लेख में रेजिडेंस बेस्ड कैपिटल गेन्स टैक्स सिस्टम अपनाने की बात कही गई है। ये बहुत बड़ा कदम होगा। जिसका मतलब है कि जो विदेशी निवेशक लंबे समय के लिए भारत में पैसा लगाते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स से पूरी तरह छूट मिलनी चाहिए। सही कहा। लेकिन एक मिनट रुकिए यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। विदेशी निवेशकों को टैक्स से पूरी तरह छूट देना, क्या ये उन्हें एक VIP पास देने जैसा नहीं है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। मतलब जो बेचारा घरेलू निवेशक है वो तो अपनी कमाई पर टैक्स भरेगा, और जो बाहर से अरबों डॉलर लेकर आ रहा है उसे आप छूट दे देंगे। क्या ये नाइंसाफी नहीं है, या फिर ये कोई जरूरी कड़वा घूंट है जिसे पीना ही पड़ेगा? देखिए, ये सवाल उठना बहुत लाजमी है और पहली नज़र में देखने पर यह भेदभावपूर्ण लग भी सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे का अर्थशास्त्र समझें तो ये भेदभाव नहीं है।
तो फिर क्या है ये? ये निवेश के रास्ते में आने वाले घर्षण यानी फ्रिक्शन को दूर करने की रणनीति है। आप देखिए, जो वैश्विक पूंजी होती है ना, वो बहुत चंचल होती है। हाँ, उसे जहां फायदा दिखेगा वो वहीं जाएगी। बिल्कुल। उसके पास तो पूरी दुनिया का नक्शा खुला है। वो वहीं जाएगी जहां रुकावट सबसे कम हो और रिटर्न सबसे अच्छी हो। हाँ, अगर हम किसी विदेशी फंड पर भारी टैक्स लगाते हैं तो वो भारत के बजाय किसी और उभरते हुए बाजार में चला जाएगा। मतलब हमारा ही नुकसान है इसमें। एकदम हमारा नुकसान है, क्योंकि वो पैसा अंततः भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार में ही तो लगता। तो ये वीआईपी पास नहीं है, बल्कि उन दरवाजों से जंग हटाने का काम है जो सालों से जाम पड़े हैं। अच्छा, बात समझ में आ रही है। मतलब मेहमान को बुलाना है तो कम से कम उसके रास्ते के कांटे तो साफ करने ही पड़ेंगे। सही कहा। और इसी रास्ते को आसान बनाने के लिए एक और बात है इसमें, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस का जिक्र है, खासतौर पे यूरोप के यूसीआईटीएस फंड्स के लिए। ये यूसीआईटीएस फंड्स क्या बुलाएं? यूसीआईटीएस दरअसल यूरोपीय देशों का एक बहुत बड़ा और बेहद सुरक्षित म्यूचुअल फंड ढांचा है। इसे दुनिया भर के निवेशक बहुत भरोसेमंद मानते हैं। अच्छा, तो ये काफी बड़ा पूल है पैसों का। बहुत बड़ा। लेकिन फिलहाल दिक्कत ये है कि अगर इन फंड्स को भारत में निवेश करना हो तो उन्हें कई तरह की जटिल प्रक्रियाओं, बिचौलियों और कागजी कार्यवाहियों से गुजरना पड़ता है। मतलब लाल फीताशाही का सामना करना पड़ता है। हाँ, ये ऐसा है जैसे आप किसी एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला रहे हो और हर 2 किलोमीटर पर एक नया टोल टैक्स आ जाए। अरे बाप रे, फिर तो कोई उस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहेगा। बिल्कुल। तो डायरेक्ट मार्केट एक्सेस का मतलब बस इतना है कि इन फंड्स के लिए एक सीधा साफ हाईवे बना दिया जाए। जब प्रक्रिया आसान होगी तो अरबों डॉलर्स बिना झिझक के भारत आ सकेंगे। ये तो बात हो गई पैसा अंदर लाने की, लेकिन जो डॉलर्स हमारे पास पहले से हैं उन्हें भी तो बचाना जरूरी है। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी बात पर चालू खाते के घाटे, जिसे करंट अकाउंट डेफिसिट या कैट कहते हैं, उसे मैनेज करने की बात है। लेख कहता है कि सोना और तेल जैसे गैर जरूरी आयातों को कम करना होगा। और फर्टिलाइजर सब्सिडी को भी। हाँ, उर्वरक सब्सिडी में सुधार और घरेलू ईंधन की कीमतों को एडजस्ट करना भी। देखिए, करंट अकाउंट डेफिसिट का सीधा सा मतलब है कि हम दुनिया से जितना कमा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम उन्हें चुका रहे हैं। मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। बिल्कुल वही बात है। अब भारत में सोने का जो आयात है वो एक बहुत बड़ा आर्थिक रिसाव है और कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता भी सारा डॉलर बाहर खींच लेती है। तो अगर हम इसे नहीं रोकेंगे तो हम चाहे कितना भी विदेशी निवेश ले आएं, वो एक छेद वाली बाल्टी में पानी भरने जैसा ही होगा। पानी कभी नहीं टिकेगा। इसलिए घरेलू स्तर पर इन आयातों को तार्किक बनाना ही होगा। समझ गया। जब विदेशी निवेश की बात आती है तो सिर्फ पैसा नहीं देखा जाता है, ये भी देखा जाता है कि पैसा आ कहां से रहा है। हाँ, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। यहाँ एफडीआई और प्रेस नोट 3 के नियमों पर पुनर्विचार की बात सामने आती है। जहां तक मुझे याद है, प्रेस नोट 3 कोविड के दौरान लाया गया था ना? जी बिल्कुल, कोविड के समय का है। ताकि हमारी जमीनी सीमाओं से जुड़े जो पड़ोसी देश हैं, खासकर चीन, वो हमारी कंपनियों का फायदा उठाकर उन्हें खरीद न लें। तो अब इसे बदलने की क्या जरूरत आ गई? यहाँ पर हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जो प्रेस नोट 3 है, उसने एक बहुत ही सीधा और सख्त नियम बना दिया था। मतलब एक तरह से पड़ोसी देशों से आने वाले हर निवेश पर रोक लगा दी। एक ब्लैंकेट बैन की तरह। हाँ, लेकिन अब दुनिया बदल रही है। हमें भू राजनीतिक जोखिमों को मैनेज करने के लिए एक ज्यादा स्मार्ट सिस्टम चाहिए। इसलिए लेख सुझाव देता है कि अमेरिका के CFIUS की तर्ज पर एक ढांचा बनाया जाए। ये CFIUS मॉडल कैसे काम करता है? मतलब क्या ये प्रेस नोट 3 से बेहतर है? देखिए, अमेरिका का ये जो मॉडल है, ये किसी भी देश के निवेश को आंख बंद करके नहीं रोकता। इसके बजाय ये हर बड़े निवेश को राष्ट्रीय सुरक्षा के चश्मे से गहराई से परखता है। अच्छा, केस बाय केस बेसिस पे। बिल्कुल। अगर निवेश सुरक्षित है और अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है तो उसे मंजूरी मिल जाती है, भले ही वो किसी प्रतिद्वंद्वी देश से ही क्यों ना आ रहा हो। तो भारत को भी ऐसी ही कोई बारीक छन्नी चाहिए? हाँ, एक पारदर्शी स्क्रीनिंग तंत्र। हमें ग्लोबल कैपिटल चाहिए, लेकिन हमारी आंखें पूरी तरह खुली होनी चाहिए। सही बात है। तो अब मान लीजिए हमने ये सब नीतियां लागू कर दी, VIP पास दे दिया, हाईवे बना दिया, स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड भी बिठा दिया, सब सेट कर दिया। लेकिन अब हम एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर आते हैं। नीतियां बनाना कागज पर एक बात है और जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। यही तो सबसे बड़ा पेंच है। मुझे ये स्थिति किसी शानदार रेस्टोरेंट जैसी लगती है। मान लीजिए हमने बहुत जोरदार मार्केटिंग की, दुनिया के सबसे अमीर मेहमानों को बुला लिया। मेहमान आ भी गए। हाँ, लेकिन जब वो अंदर आए तो देखा कि रसोई में खाना बनने में घंटों लग रहे हैं, वेटर लड़ रहे हैं और बिलिंग काउंटर पर तो लाइन ही खत्म नहीं हो रही। तो क्या वो मेहमान कभी लौट कर आएंगे?
एक भी मेहमान वापस नहीं आएगा। हाँ। और अर्थव्यवस्था की सच्चाई भी यही है। नीतियां सिर्फ पूंजी को दरवाजे तक ला सकती है। उसे रोकने के लिए क्या चाहिए? उसे देश में बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी शर्त है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जमीनी स्तर पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी रसोई को ठीक करने के लिए ब्लूप्रिंट सबसे ज्यादा जोर देता है श्रम सुधारों पर। लेबर रिफॉर्म्स, ये तो ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा से गर्मा-गर्म बहस होती आई है। बिल्कुल होती है। लेख में लक्ष्य रखा गया है कि 2026 की दूसरी छमाही तक यानी H2 2026 तक चारों श्रम संहिताओं को लागू कर देना चाहिए ताकि श्रम बल की भागीदारी 65% तक पहुंच जाए। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। पर मेरा सवाल यह है कि ये 4 श्रम संहिताएं आखिर हैं क्या और ये रातों रात इतनी भागीदारी कैसे बढ़ा देंगी? अभी वाली व्यवस्था में क्या खराबी है? इसे समझना बहुत जरूरी है। वर्तमान में भारत में दर्जनों अलग-अलग और बहुत ही पुराने लेबर कानून हैं और ये इतने जटिल हैं कि कई कंपनियां जानबूझकर खुद को छोटा रखती हैं। जानबूझ पर छोटा रखती हैं? क्यों? हाँ, वो 100 से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखती ही नहीं है ताकि वो इन कड़े कानूनों के दायरे में आने से बच सकें। अर्थशास्त्र में इसे फर्म्स का बौनापन या ड्वार्फिज्म ऑफ फर्म्स कहते हैं। ओहो, मतलब डर के मारे लोग विस्तार ही नहीं करते। बिल्कुल। अब सरकार ने क्या किया है, इन दर्जनों कानूनों को समेटकर 4 सरल संहिताओं में बदल दिया है। वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। लेकिन ये अभी तक पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं ना? यही तो बात है। जब ये पूरी तरह लागू हो जाएंगे तो कंपनियों को कंप्लायंस का डर नहीं रहेगा। वो बड़ी बड़ी मेगा फैक्ट्रियां लगा सकेंगी और जब बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी तो लाखों नौकरियां पैदा होंगी। और फिर अपने आप वो 65% वाला लक्ष्य पूरा होने लगेगा। एकदम सही। यानी हम अपनी रसोई को बड़ा और आधुनिक बना रहे हैं। अब जरा उस बिलिंग काउंटर की बात करते हैं जो हमारी कहानी का सबसे धीमा हिस्सा है, हमारी न्याय व्यवस्था। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। लेख में न्यायिक दक्षता को बहुत अहम बताया गया है। कहा गया है कि विवादों को सालों के बजाय कुछ महीनों में सुलझाने के लिए AI सक्षम केस मैनेजमेंट और फास्ट ट्रैक कमर्शियल कोर्ट्स चाहिए। तकनीक का इस्तेमाल। लेकिन यहां मुझे थोड़ा पुशबैक देना होगा। मतलब भारत की अदालतों में जहां आज भी लाखों फाइलें बस धूल खाक रही हैं, वहां AI का इस्तेमाल क्या ये एक बैलगाड़ी में जेट इंजन लगाने जैसा नहीं है? आपका ये तंज काफी हद तक जमीनी हकीकत को बयां करता है, मैं मानती हूँ। सुनने में तो बहुत हाईटेक लगता है, पर क्या जमीन पर ही मुमकिन है? यहीं पर हमें एक चीज साफ समझनी होगी। AI का इस्तेमाल फैसले सुनाने के लिए नहीं किया जाना है। AI का इस्तेमाल सिर्फ केस मैनेजमेंट के लिए होगा। अच्छा, सिर्फ मैनेजमेंट के लिए? हाँ, और इसकी एक और परत है। न्यायिक दक्षता और पूंजी के ठहरने के बीच बहुत सीधा संबंध है। पूंजी हमेशा वहीं रुकती है जहां कानूनी सुरक्षा और तेज न्याय मिलता है। मतलब अगर कोई विवाद हो जाए तो पैसा फंसे ना। बिल्कुल। मान लीजिए 2 विदेशी कंपनियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद हो गया। अब अगर वो भारतीय अदालतों में 15 साल तक लटका रहेगा तो कोई नया निवेशक यहाँ क्यों आएगा? वो तो तौबा कर लेगा। तो AI क्या करेगा? वो फाइलों को व्यवस्थित करने, तारीखें तय करने और पुराने मिलते जुलते फैसलों का संदर्भ निकालने का काम सेकंड्स में कर देगा। इससे जजों का समय बचेगा। हाँ, और जो फास्ट ट्रैक कमर्शियल कोर्ट्स हैं, वो व्यापारिक विवादों को कुछ ही महीनों में निपटा सकेंगे। ये बहुत ही तार्किक बात है। और अगर केस जल्दी सुलझेंगे तो बाजार में पैसा फंसा नहीं रहेगा। अच्छा, बुनियादी ढांचे की बात करें तो एक और चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी, जिसे हम कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। हाँ, सरकार हर साल बजट में इसके लिए बड़ी रकम तय करती है, लेकिन उसे समय पर खर्च करना भी तो जरूरी है ना? बिल्कुल। सिर्फ पैसा आवंटन से कुछ नहीं होता। अगर पुल, सड़कें और बंदरगाह समय पर नहीं बनेंगे तो फिर विकास कैसे होगा? और सिर्फ खर्च करना ही नहीं, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। जब कोई विदेशी कंपनी फैक्ट्री लगाती है तो वो देखती है कि उसका माल फैक्ट्री से निकलकर पोर्ट तक पहुंचने में कितने दिन ले रहा है। लॉजिस्टिक्स की स्पीड मायने रखती है। बिल्कुल। अगर सड़कें तेज होंगी तो पूरी अर्थव्यवस्था की गति अपने आप बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि अगर हमने अपना घर पूरी तरह से व्यवस्थित कर लिया, रसोई तेज हो गई, बिलिंग काउंटर साफ हो गया, रास्ते भी साफ हो गए, तो अगला स्वाभाविक कदम क्या होना चाहिए? घर ठीक होने के बाद बारी आती है दुनिया के बाकी पड़ोसियों के साथ गहराई से जुड़ने की, जिसे हम वैश्विक एकीकरण कहते हैं। हाँ, ब्लूप्रिंट में व्यापार उदारीकरण पर आक्रामक तरीके से काम करने की बात है, खास तौर पर ग्लोबल वैल्यू चेन्स या GVC में जुड़ने की। ये ग्लोबल वैल्यू चेन काम कैसे करती है? आज की दुनिया में कोई भी जटिल प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे स्मार्टफोन या हवाई जहाज,
ये किसी एक देश में शुरू से अंत तक नहीं बनता। अलग अलग देशों में बनता है। हाँ, प्रोसेसर कहीं और बनेगा, स्क्रीन किसी दूसरे देश में और असेंबलिंग कहीं और होगी। इसे ही ग्लोबल वैल्यू चेन कहते हैं। भारत को इस चेन का अहम हिस्सा बनना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें आसियान देशों और यूरोपीय संघ जैसे भागीदारों के साथ अपने टैरिफ यानी आयात शुल्क कम करने होंगे। अच्छा, टैक्स कम करना होगा। अगर हम बाहर से आने वाले पुर्जों पर भारी टैक्स लगाएंगे तो भारत में उन पुर्जों को मंगाकर फाइनल प्रोडक्ट बनाना बहुत महंगा हो जाएगा। इसलिए हमें व्यापारिक दीवारें थोड़ी नीची करनी होंगी। फंडा बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसी वैश्विक एकीकरण वाले हिस्से में एक बिंदु मुझे थोड़ा पेचीदा लगा। कौन सा? ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की वकालत की गई है। कहा गया है कि बिजली और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए ताकि उद्योगों की लागत कम हो सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब श्रोताओं के लिए ये समझना दिलचस्प है कि ये मुद्दा राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील रहता है। केंद्र और राज्यों के बीच अक्सर इस पर बहस होती है। बिल्कुल, इस पर राजनीति बहुत होती है। पर हम यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आर्थिक ब्लूप्रिंट का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है, अगर पेट्रोल बिजली को जीएसटी में लाना इतना मुश्किल है, तो इसके बिना इसी रिपोर्ट में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने की बात है, उसका क्या फायदा? ये आपने बहुत शानदार सवाल पूछा है और इसे विशुद्ध रूप से आर्थिक नजरिए से देखना ही सही है। तो दोनों का कनेक्शन क्या है? क्या ये आधी अधूरी तैयारी नहीं होगी? पूरी तरह से। देखिए, जब पेट्रोल और बिजली जीएसटी से बाहर होते हैं तो उद्योगों को उन पर दिए गए टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता रहता है। हाँ, जिसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। इससे भारत में किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। अब आते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट पर। इन दोनों का कनेक्शन बहुत गहरा है। वो कैसे? वित्तीय गहराई के लिए बॉन्ड मार्केट जरूरी है। जब विदेशी निवेशक शेयर बाजार से अचानक अपना पैसा निकालते हैं तो बाजार में जो उथल-पुथल होती है उसमें एक मजबूत घरेलू कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। लेकिन ऊर्जा की लागत का इस शॉक एब्जॉर्बर से क्या लेना देना है? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो अगर बिजली और पेट्रोल महंगे होंगे तो कंपनियों का मुनाफा कम होगा, उनकी बैलेंस शीट कमजोर हो जाएगी। सही बात है। और जब कंपनी ही कमजोर होगी तो कोई भी घरेलू निवेशक उनके बॉन्ड्स में अपना पैसा क्यों फंसाएगा? इसलिए ऊर्जा की लागत कम करना और बॉन्ड मार्केट को ऊर्जावान बनाना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अरे वाह, क्या बात है। जब ऊर्जा सस्ती होगी, उद्योग मजबूत होंगे, तभी तो वे बाजार से पैसा उठा सकेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था झटकों को सहने के लिए तैयार हो सकेगी। मतलब ये सब एक दूसरे से किसी कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं। अगर हम इस पूरी चर्चा के पन्नों को समेटें तो इस ब्लूप्रिंट के 3 मुख्य स्तंभ उभर कर आते हैं। बिल्कुल। पहला तो है नीतिगत स्थिरता, जहां हमें बैंडेड्स छोड़कर बड़े बदलाव करने होंगे। वो वीआईपी पास वाली बात, जहां फ्रिक्शन हटाना है। हाँ, एकदम। दूसरा है प्रतिस्पर्धा और बुनियादी ढांचा, जहां हमें अपनी रसोई यानी लेबर कानूनों को आधुनिक बनाना है और बिलिंग काउंटर यानी अदालतों को एआई से तेज करना है। और तीसरा है वैश्विक एकीकरण। बिल्कुल, जहां हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बने, टैरिफ कम करें और ऊर्जा और वित्तीय बाजारों को इतना मजबूत करें कि वो किसी भी झटके को आसानी से सह लें। आपने बहुत ही सटीक तरीके से इसका सार निकाला है और यहाँ ये सोचना जरूरी है कि ये सब बड़ी बड़ी बातें मायने क्यों रखती हैं। हाँ, आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? ये नीतियाँ सिर्फ सरकारी दस्तावेज नहीं है, यही वो नीतियाँ हैं जो तय करेंगी कि आने वाले दशक में कितनी नई फैक्ट्रियां लगेंगी, कितनी नौकरियां पैदा होंगी और एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत की असली हैसियत क्या होगी। बिल्कुल। जब पूंजी सही माहौल में आती है तो उसका फायदा समाज के एकदम निचले तबके तक पहुंचता है। ये बात एकदम 100% की है। ये ज्ञान सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं बल्कि हमारे भविष्य का खाका है। खैर, इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आते आते मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आ रहा है जो इस लेख में सीधा सीधा तो नहीं लिखा है। अच्छा, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। सोचिए, अगर ये ब्लूप्रिंट पूरी तरह से जमीन पर उतर जाता है, अगर भारत सच में अपनी अदालतों में एआई का सफल उपयोग कर ले और इतने जटिल श्रम कानूनों को तेजी से लागू कर दें, तो क्या होगा? तो क्या भारत केवल विदेशी पूंजी को ही आकर्षित करेगा या फिर वो दुनिया के बाकी विकासशील देशों के लिए एक बिल्कुल नई चीज, इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी या संस्थागत तकनीक का सबसे बड़ा निर्यातक भी बन सकता है? ओहो, ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब दुनिया को सिर्फ सॉफ्टवेयर या दवाइयां एक्सपोर्ट नहीं करना, बल्कि ये सिखाना कि एक इतने बड़े और जटिल लोकतंत्र में बड़े बदलावों को कैसे मैनेज किया जाता है। पूरा का पूरा सिस्टम एक्सपोर्ट करना।
क्या अद्भुत विचार है। अगर हम प्रशासन के उस स्तर को छू लेते हैं तो भारत सचमुच समाधान निकालने के एक पूरे मॉडल का निर्यात कर सकता है। बिल्कुल। ये न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को बल्कि दुनिया भर में भारत के बौद्धिक नेतृत्व को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और इसी एक विचार उत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उस जहाज के ईंधन टैंक में भले ही $650 बिलियन हों, लेकिन अब वक्त आ गया है उस इंजन को पूरी तरह से अपग्रेड करने का। बिल्कुल सही समय है। और शायद यही वो नया इंजन होगा जो न सिर्फ इस जहाज को बल्कि इसके पीछे चलने वाले कई और जहाज़ों को भी एक नई दिशा दिखाएगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।